हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस विच आर पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान टरबाइन। सो पेल्टन टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। व्हाट इज इम्पल्स टरबाइन? तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, ओनली फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल वर्क में। तो पहले समझते हैं पेल्टन टरबाइन की वर्किंग को। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर क्या है, आपका डैम है, ठीक है। डैम के पीछे आपका वाटर फील्ड है, ठीक। टू क्रिएट हेड, तो ये आपका डैम है। यहाँ से आपने क्या किया हुआ है, डैम से एक पाइप को कनेक्ट किया हुआ है जो वाटर को डैम से लेके जाता है कहाँ तक, टरबाइन तक। पेनस्टॉक जो है वाटर को कैरी करता है फ्रॉम डैम टू दी टरबाइन। अब जैसा कि हमको पता है, यहाँ पर जो वाटर है उसके पास क्या है, वाटर के पास है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वाटर वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जो वाटर है उसके पास हाई वेलोसिटी है, तो हाई वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करता है बकेट को, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इस बकेट को ट्रांसफर कर देता है। आप देख सकते हो जो वाटर का फ्लो है का डायरेक्शन है वो इस रोटर, ये जो डिस्क है इसके टेंजेंट है, डिस्क के टेंजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टेंजेंशियल फ्लो। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेल्टन टरबाइन है उसको हम इंपल्स टरबाइन क्यों बोलते हैं और टेंजेंशियल फ्लो क्यों बोलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। इट इज अ हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टरबाइंस क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोलिक एनर्जी को हम बोलते हैं वाटर पावर। तो आप देखिए यहाँ पे जो वाटर है उसके पास कितनी हाइड्रोलिक एनर्जी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी mgh। ये तो एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाता है आपका पावर। तो इसको हमने बोल दिया mgh पोटेंशियल एनर्जी, और पर यूनिट टाइम क्या हो गया, ये पावर हो गया। और जैसे कि हमको पता है m/t क्या होता है, मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट को हम कैसे लिखते हैं, आपका रो क्यू। तो जो वाटर के पास एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है रो जी क्यू एच। अब इसमें रो एंड जी तो क्या है, कांस्टेंट है, वाटर की डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, डिस्चार्ज एंड हेड। तो किसी भी टरबाइन का जो इनपुट है वो क्या है, वाटर की पावर है। अगर हमको किसी भी टरबाइन से पावर जनरेट करनी है तो हम उसका इनपुट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हेड या फिर डिस्चार्ज। हेड भी क्या होता है, जनरली फिक्स होता है, डैम की हाइट आपकी फिक्स है, तो हमारे पास केवल क्या अल्टरनेटिव होता है, डिस्चार्ज वेरी करना। जो वाटर का जो फ्लो रेट होता है ना, नोजल से जो निकल रहा है वो काफी कम होता है। तो पेल्टन टरबाइन में जब डिस्चार्ज होता है कम, डिस्चार्ज है लो, तो हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हेड हाई। तो ये हमेशा आप याद रखिए, पेल्टन टरबाइन हम उसी साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर काफी हाई हेड अवेलेबल हो। तो पेल्टन टरबाइन इज यूज्ड फॉर लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। अब आगे इनके कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो पहला कंपोनेंट है आपका नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टरबाइन है उसका इनपुट है वाटर पावर, इसको बोलते हैं ब्रोजी क्यू एच। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, केवल डिस्चार्ज टू दी टरबाइन। टरबाइन का शाफ्ट है वो कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और जनरेटर का आउटपुट क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आउटपुट चेंज हो जाता है, आउटपुट चेंज हो जाता है तो हमको इनपुट भी चेंज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने ये पूरा सिस्टम जो है, टरबाइन सिस्टम जो डिजाइन किया है 500 मेगावाट्स के लिए, आउटपुट हो गया कम 400 मेगावाट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आउटपुट हो गया है कम और इनपुट उतना ही है तो क्या हो जाएगा, टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी। टरबाइन की स्पीड और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट करता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू एन पी बाय 120। यहाँ P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, N क्या है, आरपीएम। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटपुट हो गया कम, इनपुट है उतना ही टू द टरबाइन, टरबाइन की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि हमको जो पावर चाहिए वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो हमारा टरबाइन है उसकी स्पीड वेरी हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो जैसे आउटपुट चेंज होता है हमें इनपुट चेंज करना पड़ेगा। कि अगर आपका आउटपुट कम हो गया तो क्या हो गया है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ गई टरबाइन की, तो आप क्या करोगे, डिस्चार्ज को कम कर दोगे, डिस्चार्ज को कम कर दोगे। तो डिस्चार्ज को कैसे कम करेंगे, तो वो विद नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट के थ्रू। स्फीयर रॉड को इनवर्ड मूव कराओगे, इनवर्ड मूव कराएंगे तो एरिया जो अवेलेबल है फ्लो के लिए वो कम हो जाएगा, डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। इसका अपोजिट, अगर टरबाइन पे लोड बढ़ गया है, टरबाइन पे लोड हो गया 500 की जगह 600 मेगावाट्स, अब लोड बढ़ गया है तो आरपीएम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और आरपीएम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो अगेन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट बढ़ गया है तो इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट कैसे बढ़ेगा, डिस्चार्ज को बढ़ाने से, तो डिस्चार्ज को हम बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे डिस्चार्ज को, इस पर को हम आउटवर्ड मूव कर देंगे। तो जो इक्विपमेंट इस स्फीयर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है लोड के अकॉर्डिंगली, उसको हम बोलते हैं गवर्नर। So runner consists of a circular disc on periphery of which a number of buckets are evenly bolted or fixed. The shape of bucket is double hemispherical. यह है रनर का साइड व्यू और ये है शाफ्ट और ये है बकेट। तो बेसिकली ये जो बकेट है उसका शेप होता है डबल हेमिस्फेरिकल। क्यों ऐसा शेप क्यों रखा हुआ है, तो ये जो सेंटर पार्ट है बकेट का, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटर। तो क्या होता है, जो आपका वाटर है वो सेंटर पे स्ट्राइक करेगा और एग्जिट करेगा ऐसे, ये आउटपुट होगा। जेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो एक पार्ट इधर गया एक पार्ट इधर गया। उसकी वजह से क्या होगा, तो इस फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लग रहा है शाफ्ट पे उसको नलिफाई कर देगा, इस फ्लूइड की वजह से जो फोर्स है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, शाफ्ट पे एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा। Buckets are so shaped that jet is deflected through an angle of 160 to 170 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, अगर वाटर स्ट्राइक करने के बाद बकेट को और 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट बकेट की बैक को हिट करेगा और इससे क्या होगा, आपकी जो पावर जनरेशन है वो लो हो जाएगी और वाइब्रेशंस भी होंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बकेट का डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना रखते हैं, 160 टू 170। जैसे कि ये बकेट है और स्ट्राइक करने के बाद वाटर इस तरीके से लीव करेगा, तो ये जो एंगल है पूरा, ये जो डिफ्लेक्शन का एंगल है, इस एंगल को हम रखते हैं 160 टू 170। अगर वाटर ऐसे आने के बाद अगर ऐसे ही लीव कर जाता तो ये सेकंड बकेट के बैक को हिट करता। पेल्टन व्हील में केसिंग केबल किस लिए यूज होता है, टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर। तो ब्रेकिंग जेट क्या होता है, सपोज कीजिए आपका कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है फेल हो गया है, इट मींस आउटपुट आपका हो गया 0। तो टरबाइन का आउटपुट हो गया 0 और इनपुट आपका कंटिन्यूड है, तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। तो सडनली इनपुट को रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा इनपुट को सडनली। तो वो कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, हम सडनली वाटर के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो हम बकेट और नोजल के बीच में एक प्लेट लेके आते हैं जो वाटर को रोक देती है स्ट्राइक करने से बकेट को। तो बकेट तक वाटर पहुंचेगा नहीं, तो पावर जनरेशन क्विकली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो आपका रनर है वो इनर्शिया की वजह से रोटेट करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम ये जो बकेट के बैक पे एक जेट लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में।
उसकी वजह से क्या होगा, जो रनर है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में स्टॉप हो जाएगा। तो इसी जेट को जो बकेट की बैक पे स्ट्राइक करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग जेट। तो फ्रांसिस टरबाइन इज अ मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो जैसा कि आपको पता है रिएक्शन टरबाइन का मतलब, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, तो इसलिए इसको बोला गया है रिएक्शन टरबाइन। और ये कैसे करते हैं, प्रेशर एनर्जी कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो वाटर से, तो आपको एग्जांपल मैंने स्टॉर्म का बताया था। जैसे कि स्टॉर्म में कोई भी सीट है और एयर इसके ऊपर फ्लो कर रही है हाई वेलोसिटी से, और ये सीट कहाँ है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है, तो इसके नीचे जो एयर है वो स्टेशनरी है, तो ऊपर वेलोसिटी हाई है और नीचे वेलोसिटी कम है। और बर्नौलिस के हिसाब से क्या होगा, अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस देखिए सीट के दोनों साइड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, तो सीट लिफ्ट कर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो सेम सिस्टम, तो सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन में। ब्लेड है, वाटर जब फ्लो करता है ब्लेड के दोनों एंड्स पे, तो हम इस तरीके से इसके शेप को डिजाइन करते हैं कि एक एंड पे प्रेशर हो कम और दूसरे एंड पे प्रेशर ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा और ये रोटेट करने लगेगा। तो ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन में। इसका रनर ऐसा होता है, ये ब्लेड है, ठीक है, और ये कर्व्ड होके ऐसे ऐसे जाएगा, बीच में शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और पूरी पेरीफेरी पे इस तरीके से ब्लेड लगे हुए हैं। मैंने एक ब्लेड दिखाया है, और ये जो वेन क्या है, थ्रू आउट द पेरीफेरी बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके हर जगह, तो हर जगह ये वेन बने हुए हैं पूरा रनर में। तो वाटर क्या करेगा, वाटर रेडियल डायरेक्शन में, जो इस शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो रेडियल डायरेक्शन में एंट्री करता है और एक्सियल में एग्जिट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। और ये मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। कंपोनेंट इसके ये हैं आपके, केसिंग होता है, गाइड मैकेनिज्म, रनर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। इसके फंक्शन को भी हम समझेंगे। इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है ये टॉप व्यू है। तो जैसा कि अभी आपको याद होगा, डैम से वाटर आएगा पेनस्टॉक में, पेनस्टॉक के थ्रू जिस पैसेज में कनेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं केसिंग, तो इसमें एंटर करता है। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं गाइड मैकेनिज्म। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको सेंटर में, ये आपका रनर है, और ये रनर का शाफ्ट है। वाटर यहां से एंटर करेगा और एग्जिट कहां करेगा, एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल। तो ये इस तरीके से पूरा डायग्राम है। अब डिस्कस करते हैं एक एक कंपोनेंट को आगे। इन रिएक्शन टरबाइन, वाटर coming out of penstock enters the casing. So runner is enclosed inside airtight casing. Shape of casing is spiral. So, spiral means cross sectional area gradually decreases. आप अगर टॉप व्यू को देखिए तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा किया गया है, तो क्यों इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज किया गया है, तो इसके पीछे का रीजन ये है, जब वाटर यहां से आ रहा है तो कुछ वाटर क्या हो गया, रेडियल डायरेक्शन में रनर में एंटर कर गया। तो सपोज कीजिए 100 यूनिट वाटर यहाँ पे आया था, तो 10 यूनिट चला गया, तो अब आगे के लिए कितना बचा, 90। ऐसे सिमिलरली क्या होगा, कुछ 10 यूनिट यहाँ चला गया, फिर 80 बचेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है आपका, अगर कांस्टेंट है और डिस्चार्ज आपका कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो वाटर जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा रनर को, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। रनर को एक तरीके से ज्यादा फोर्स और एक तरफ से कम फोर्स, क्योंकि वाटर के पास वेलोसिटी है तो फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है, तो आपका जो रनर है वो ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, इस पे चारों तरफ से क्या हो, इक्वल फोर्स लगे, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो, इक्वल हो। तो अगर डिस्चार्ज कम हो रहा है तो एरिया को भी कम होना पड़ेगा, और उसी प्रपोजन में कम होना पड़ेगा जिस प्रपोजन में डिस्चार्ज कम हो रहा है, ताकि आपकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। तो जो गाइड मैकेनिज्म का फंक्शन होता है, टू चेंज द अमाउंट ऑफ वाटर स्टैकिंग द रनर
विथ वेरिंग लोड। जैसे मैंने आपको बताया ही था, वाटर पावर क्या होती है, रो जी क्यू एच। तो अगर हम आउटपुट चेंज हो रहा है और हमको इनपुट चेंज करना है, तो इनपुट क्या है, वाटर की पावर। तो अगर हमको इनपुट चेंज करना है तो हम इनपुट को कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्चार्ज को चेंज करके। अब जैसे कि डिस्चार्ज को पेल्टन व्हील में हम चेंज करते थे नोजल और स्फीयर के थ्रू, यहाँ पर हम डिस्चार्ज को चेंज करते हैं गाइड मैकेनिज्म के थ्रू। जो गाइड मैकेनिज्म है वो रडर की चारों तरफ होता है। तो जितनी भी गाइड वेन्स है उसकी कलेक्शन को हम बोलेंगे गाइड व्हील, गाइड व्हील। तो अगर हमने डिस्चार्ज को कम करना है तो हमने क्या कर दिया, ऐसे मूव करा दिया इस वेन को, और क्या हो जाएगा, वाटर की एंट्री क्लोज हो जाएगी टू दी रनर। और अगर हमें थोड़ा कम करना है डिस्चार्ज तो हमने इस तरीके से कर दिया, पोजीशन को जो है हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो बहुत कम एरिया फ्लो के लिए अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्चार्ज है, जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है रनर को, उसको हम वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड मैकेनिज्म। और रनर क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें जो फ्लो होता है वो रेडियल, इसमें जो फ्लो होता है वो क्या होता है, एंट्री रेडियल और एग्जिट एक्सियल होती है, और ये आपकी वेन्स है चारों तरफ। ठीक है, इस तरीके से। ड्राफ्ट ट्यूब, तो जैसे कि ये तो आपका टॉप व्यू है। अगर हम साइड से देखें तो आपको टर्बाइन इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपकी केसिंग है, तो वाटर आ रहा है पेन स्टॉक के थ्रू केसिंग में, केसिंग से जा रहा है गाइड वेन में, गाइड वेन से ये रनर है आपका, तो ये रनर है। उसके बाद रनर में आएगा और एक्सिली एग्जिट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्शन टरबाइन में वाटर की काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों हम यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो डैम में जो वाटर है, वाटर का जो प्रेशर है वो क्या, एटमॉस्फेरिक है। अब इसको हमने यूटिलाइज करना है, इट मींस रनर के एग्जिट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अगर हमने रनर के एग्जिट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहने दिया तो बताइए क्या होगा, ये होगा कि वाटर यहाँ पर आ रहा है, उसका प्रेशर है कम, और सडनली उसका प्रेशर हो गया एटमॉस्फेरिक, तो जो आपका सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रनर के एग्जिट के बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऊपर है लो प्रेशर, लो प्रेशर, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्यूब रनर के एग्जिट पे लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर इज लो, और धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा बर्नौलीज के हिसाब से। जैसा आपको याद होगा P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1। तो बर्नौलीज इक्वेशन ये थी आपकी। तो अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है तो प्रेशर बढ़ेगा, और ड्राफ्ट ट्यूब के एंड पे प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक। तो इस पॉइंट के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई दिक्कत नहीं है वाटर को एग्जिट करने के लिए। तो इसी पैसेज को हमने बोल दिया ड्राफ्ट, जो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्ट, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है रनर एग्जिट को टेल रेस से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैप्लान टरबाइन। तो कैप्लान टरबाइन क्या है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। तो ये है कैप्लान टरबाइन का रनर। ठीक है, अगेन जैसा कि हमने देखा था, ये आपकी केसिंग है, तो ये है टरबाइन की केसिंग, ये है गाइड वेन्स, और ये रनर है। तो वाटर केसिंग के थ्रू होते हुए, गाइड वेन के थ्रू होते हुए एंटर करता है, और जब वो स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड को, तो ब्लेड को जो स्ट्राइक करता है वो एक्सियल डायरेक्शन में, और एग्जिट भी एक्सियल डायरेक्शन में ही करता है। तो एक्सियल फ्लो का मतलब एंट्री भी एक्सियल और एग्जिट भी एक्सियल। तो और जो कैप्लान टरबाइन है वो ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां आपका हेड क्या हो, लो हो, और इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो काफी हाई होता है। इसकी डिजाइन ही ऐसी है कि डिस्चार्ज काफी हाई है
अगेन आपको याद होगा वाटर पावर क्या होती है, रो जी क्यू एच। तो डिस्चार्ज अगर हाई है तो कम हेड पे भी हम सफिशियंट पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपका हेड लो अवेलेबल होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं, क्योंकि उसकी डिजाइन के अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज हाई होता है। तो कैप्लान और फ्रांसिस का जो रनर है वो डिफरेंट होता है, बाकी के तीनों पार्ट्स क्या है, सेम है। तो रनर को देख लेते हैं। तो रनर इस तरीके का होता है कैप्लान का। तो ये आपके ब्लेड्स हैं, ठीक है। वाटर एंट्री करता है और ग्लाइड करते हुए एग्जिट कर जाएगा। तो एक्सेल ही डायरेक्शन में एंट्री है, एक्सेल डायरेक्शन में एग्जिट है। और जब ये ग्लाइड करता है तो इस ब्लेड को जो है एक रोटेशन दे देता है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।